Okay. Now, what we studied yesterday, ambiguity. Ambiguity is clear or not? Anyone has doubt? No, ma'am. Dhanraj, Yes, ma'am. you have any doubt? No. समझ में आया ambiguity? मैम आपने जो स्ट्रक्चर एम्बिग्यूटी का एग्जांपल एक समझाया था हम्म वो मुझे समझ में नहीं आया, तो उसका कोई दूसरा एग्जांपल देके आप मेरे को समझा सकती हैं? दूसरा एग्जाम्पल देखो. A boy saw a man with a telescope. ओके, ठीक है. क्या मतलब हुआ इसका? एक बच्चे ने टेलीस्कोप देखा. A boy टेलीस्कोप. अब बच्चे के हाथ में था या आदमी के हाथ में था? कौन बताएगा? देखो, a boy saw a man with a telescope. ठीक है, अब इसमें दो आ रहे हैं आपके सामने या नहीं आ रहे? एक बच्चे हो ने सकता है उस आदमी के टेलीस्कोप पास को एक टेलीस्कोप आदमी था. के साथ देखा. हाँ, एक तो मीनिंग ये निकल रहा है. हाँ. ठीक है, और एक मीनिंग क्या निकल रहा है कि उस बच्चे के हाथ में टेलीस्कोप था और वो उसने उस आदमी को देखा. कैसे मैम? है ना? निकला या नहीं निकला? नहीं मैम, अभी भी नहीं इस, समझ में आया. इसको लिखो एक बार कॉपी पे. A boy saw a man with a telescope. ठीक है, अब इसमें वो पॉसिबिलिटीज पूछेंगे अगर आपसे एग्जाम में, तो आपको इसमें दो पॉसिबिलिटीज दिखानी है. कि फर्स्ट तो क्या है कि एक लड़के ने आदमी को देखा विद अ टेलीस्कोप. एक आदमी को देखा जिसके हाथ में टेलीस्कोप था. ठीक है, और सेकंड वन क्या होगा? उसने एक आदमी देखा, बट टेलीस्कोप उस लड़के के हाथ में था और फिर उसने उससे उस आदमी को देखा. दो निकल यस रहे मैम. हैं या नहीं? उसको यस. ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. मतलब इसमें ना पार्टीशन करा है सेंटेंस का. पार्टीशन नहीं किया है. इसमें जो सिचुएशन आ रही है, आप इसको दोनों साइड से, इसमें जो आदमी, जो मैन और टेलीस्कोप को जो सीक्वल बिठाया गया है ना, वो इस तरह से बिठाते हैं कि आपके मन में उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना? उसको फ्रेजेस को इस तरह से सेट करते हैं. ठीक है, अगर उसको एकदम क्लियरली लिख दिया जाता, मैन इसमें आता ही नहीं, ठीक है, तो ये सेंटेंस एकदम क्लियर होता. होता है नहीं होता? हम्म. इस तरह से इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होता है. ऐसे सेंटेंसेस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे जब भी अगर एग्जाम में आता है, तो इसमें दो मीनिंग आपको, दो पॉसिबिलिटीज़ आपको उसमें निकालनी होगी. ठीक है, दो से ज़्यादा वैसे नहीं निकलते. वो जो वर्ड्स वाले जो होते हैं लेक्सिकल एम्बिग्विटीज, इसमें वर्ड्स के एक से ज़्यादा, दो से तीन या ज़्यादा उसमें मीनिंग हो सकते हैं. बट स्ट्रक्चर्स में जो होते हैं वो दो से ज़्यादा नहीं होंगे. दो ही वर्ड के सेंटेंस के मीनिंग निकलेंगे आपके सामने. ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं. आपको अगर चाहिए तो मैं कुछ आपको बता दूंगी नोट डाउन करके. ओके, ओके. आया आप समझ में? यस मैम. है ना? ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं. बस उसमें क्या था, जैसे आपके पास राइमी के पास अम्ब्रेला था या उस आदमी के पास अम्ब्रेला था, ये कंफ्यूजन था. हम्म. है ना? इसी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है. बाकी सेंटेंस एकदम क्लियर था, समझ में आ रहा था वो. है ना? बट वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको वो उस टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है. ओके. क्लियर एम्बिग्विटी? यस मैम. चलिए, टुडेज आवर टॉपिक इज आइडियोमेटिक डिस्टॉर्शंस, नाम से आपका टॉपिक है सिलेबस में. फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है. डिस्टॉर्शन मीन्स एक्सप्रेशंस. आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? क्या होते हैं इडियम्स? जिसमें ना
अपने कहते कुछ है लेकिन उसका मतलब कुछ और निकलता है। यस, वेरी गुड। मतलब बोलने का मतलब क्या होता है और समझने का तरीका या मतलब क्या होता है ना? जो हमने पढ़ा वही सच है ऐसा नहीं होता उसमें। ठीक है, उसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग भी आपके माइंड में आते हैं, या उसका कुछ अलग ही मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे मुहावरे, हिंदी के मुहावरे आप लोगों ने बचपन से ही सुनते होंगे। नाच नाच जाने आंगन टेढ़ा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब भैंस तो नहीं है ना उसके पास, बट ये कहावत बनाई गई है। तो इससे क्या होता है, अगर आपने किसी को बोला तो ऑटोमेटिकली उसका अर्थ या मीनिंग समझ जाता है ना? इसलिए ये इडियम्स बनाए गए, उसी तरह से बनाए गए, क्या मतलब शुरू से ही ग्रामर में चलते आ रहे हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल या कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जिनको आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ठीक है, वो इंग्लिश में अलग लैंग्वेज में होते हैं, बट उनका मीनिंग जो होता है वो आपको समझना पड़ता है। ठीक है। तो उसे आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। दिस इज ओके। इज दिस विजिबल? यस मैम। यस मैम। देखिए, इसमें बताया गया है आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, दे आर अ फिगरेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ थॉट और आइडिया। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये एक फिगरेटिव वे होते हैं। फिगर मतलब, फिगरेटिव क्या होता है? शारीरिक तरीका है एक्सप्रेस करने का। आपकी आइडिया, आपके सोच, आपके विचार को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। जैसे आपने इडियम्स पढ़ते आए हैं बचपन से, उसी तरह से इंग्लिश में आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, जिसमें मुहावरे के साथ साथ आपके जो एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? हाव भाव। ठीक है, चेहरे का, फिगर का, आपकी बॉडी का जो एक्सप्रेशंस होते हैं, हाव भाव होते हैं, वो भी आपके इडियम्स के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, उनको जोड़ने के बाद जो तरीका या जो आप थॉट और आइडिया को जो एक्सप्रेस करते हो इडियम्स की सहायता से, ठीक है, इडियम्स के तरीके से या इडियम्स के माध्यम से जो आप एक्सप्रेस करोगे अपने सोच और आइडिया को, उसे कहा जाता है आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या है? दे आर ए फिगरेटिव वे। ये एक फिजिकल, फिगरेटिव मीन्स हो सकते हैं इसको, एक फिजिकल तरीका है टू एक्सप्रेस आइडिया और थॉट्स। आपके जो भी आइडिया है, जो भी थॉट्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, आइडियाज को आप बोल के बताते हो, है ना, आप लिख कर बताते हो, बट इसमें क्या होता है, ईडियम्स के द्वारा आप कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देकर अपने आइडियाज और थॉट्स को बता सकते हो। ओके, दे मेक रीडिंग एंड राइटिंग मोर विविड। आपके जो आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो रीडिंग और राइटिंग है, रीडिंग मीन्स पढ़ना, और लिखने का जो तरीका है उसको और अलग बनाता है। विविड मीन्स उसको एक नया रूप देता है। नया रूप कैसे देगा? जैसे आप लोग कभी ऐसे पढ़ शुरू से करते आए ना, आप लोग एग्जाम देते हो तो कुछ ऐसा मेन पॉइंट होता था, उसको हाईलाइट करते थे, तो उससे क्या होता है, आपका एग्जामिनर का उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, उसी तरह से इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के द्वारा क्या होता है, आपकी जो रीडिंग और राइटिंग है वो भी और डिफरेंट बनती है और इंटरेस्टिंग भी वो बन सकती है। ओके, दे मेक लैंग्वेज कम अलाइव। अगर आप आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हो अपनी लैंग्वेज में, तो आपकी जो लैंग्वेज है
वो क्या होगी, कम अलाइव, मतलब आपकी लैंग्वेज को वो ज़्यादा सजीव रूप देता है। ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी और ज़्यादा साउंड इफेक्ट उसका होगा। ठीक है। देखो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, वी आर इन ग्रेट शेप फॉर ए ग्रेट ईयर। ठीक है, अब ये इसके ऐसे होते हैं इंग्लिश में आइडियम्स। ठीक है। वी आर इन ग्रेट शेप, क्या मतलब हुआ इसका, हमें ग्रेट शेप में थे फॉर अ ग्रेट ईयर। अब ये कोई तरीका, ये कोई सेंटेंस हुआ क्या, ये कोई लाइन हुई क्या, बताइए आप। हम्म, इडियम हुआ या नहीं, या इट इज अ जनरल सेंटेंस, कौन बताएगा। शिवांश, एनीवन। I think it's a general sentence. इट इज अ, इट इज अ आइडियोमेटिक सेंटेंस। No, ma'am, एक general idiom, sentence. क्या कह रहे हैं आप, It's a general sentence, I think. जनरल सेंटेंस, क्या मीनिंग हुआ इसका, वी वर इन ग्रेट शेप फॉर अ ग्रेट ईयर। हम एक अच्छे साल में एक अच्छे शेप में थे। हम्म, है ना, मतलब 2020 की अगर आप बात करो तो ये ईयर आपके लिए अच्छा था या नहीं था, नहीं नहीं था। था, है ना। तो उसी तरह से जैसे किसी चीज के लिए कहा जाता है, अगर आपका कोई साल अच्छा निकला तो उसके लिए आप इस चीज को यूज कर सकते हो, है ना। वी वर इन ग्रेट शेप, हम एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे थे फॉर अ ग्रेट ईयर, एक अच्छे साल के लिए, है ना। ठीक है, तो इससे क्या शो हो रहा है, आपकी खुशी शो हो रही है एक तो, ठीक है, आपकी एनर्जी शो हो रही है, फिजिकल आप फिट थे उस साल में, वो शो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपकी हेल्थ, ठीक है, इसके अलावा आपका जॉय, ये सारी चीजें आपकी इससे शो होती हैं। ठीक है, इसलिए इनको आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस कहा गया है कि ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिनके द्वारा आप कोई भी चीज को इजीली और अच्छे से समझा सकते हो सामने वाले को। ठीक है। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कोई नई चीज तो बताई नहीं, है ना, कोई इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया नहीं, बट उसने जो फिजिकल, इसने जैसे जिस तरह से ये खड़ा है, खुशी से खड़ा है, ठीक है, और इसने जो सेंटेंस बना के बताया है उससे क्या पता चल रहा है कि वो बहुत खुश है। ठीक है, और यही चीज 2020 के साथ होता है तो क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। इन्हें कहा जाता है आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। आया समझ में थोड़ा बहुत। क्लियर और नॉट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर। जैसे हमने Yes, ma'am. फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़े थे ना, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, याद है सभी को। याद है आपको, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद फेशियल एक्सप्रेशंस। इसमें बिठा दिया, किसने बिठा, भैया दीदी को बुलाना थोड़ी देर। चलिए देखो एक एग्जांपल, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट मैम इज स्क्रीन थोड़ी साइड में जा रही है। हाँ, मैम अच्छा नहीं, स्क्रीन साइड में जा रही है। ओके,
ना ओके। Yes, ma'am. It's raining cats and dogs. It is another example of idiomatic expressions. क्या मतलब हुआ इसका, बताइए, कौन बताएगा? क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर को देख के और इस सेंटेंस को देखकर? डॉग्स एंड कैट्स की बाहर आ रही है। डॉग्स एंड कैट्स की बाहर आ रही है, ऐसे आती है? नहीं। नहीं आती? नहीं। चिराग? अदर स्टूडेंट्स, क्या समझ में आ रहा है भाई, इसको देखकर बताइए। सेजल? देखिए इसको एक बार ध्यान से, फिर बताइए मुझे। कुत्ते और बिल्लियों का झुंड आना। ऑल स्टूडेंट्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं आप लोग, बताइए। मैम, कुत्ते और बिल्लियों का झुंड आना। कुत्ते और बिल्लियों का झुंड आना कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? ये एक तरह मैं। की कहावत है। ठीक है, ये यस एक मैम। तरह की कहावत इसमें बताई गई है ना। इट इज आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन मीन्स, जिस तरह से नाच न जाने आंगन टेढ़ा होता है ना, उसी तरीके से इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बस ज़्यादा हेवी रेनफॉल जब होता है उसके लिए ये चीज़ बताई गई है। समझ में आया? जिस तरह से नहीं मैम, कुत्ते ये बिल्ली, एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। देखो, जिस तरह से हेवी रेनफॉल होता है या नहीं होता, होता है ना, यस मैम। बर्फ भी होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, तो उस चीज़ के लिए इस मुहावरे को या इस ईडीएम को यूज़ किया गया है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, जिस तरह से कुत्ते बिल्ली एकदम तेज तेज भागते हैं ना, इसलिए इंग्लिश में इस तरह के इडियम्स हमेशा यूज़ में लिए जाते हैं। अब क्या कह रहा है ये देखो, आर दे लाइंग, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? डू दे मीन इट लिटरली, क्या सच में ऐसा कोई होता है? बताइए, होता है क्या? नहीं होता ना। नहीं मैम। नो, दे आर मेकिंग अ पॉइंट। इस पॉइंट से क्या है, ये एक तरह का पॉइंट बता रहे हैं। दे आर मेकिंग अ पॉइंट, एग्जेग्रेशन द पॉइंट बाय यूज ऑफ इडियम्स। ठीक है, एग्जेग्रेशन क्या होता है? हम्म, परिवर्तन, है ना। ये एक तरह का नई चीज या एक नया रूप दे रहे हैं आपके
पॉइंट को या फिर आपके सेंटेंस को यूज़ ऑफ इडियम्स, मतलब एक मुहावरे का यूज़ किया गया है आपके सेंटेंस को या आपकी बात को नए तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, आपकी बात को, आपके सेंटेंस को एक नया रूप देने के लिए इस इडियम को यूज़ लिया गया है। ये एक तरह का मुहावरा है, ठीक है। हैवी रेनफॉल के लिए यूज़ किया गया है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसी तरह से इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे इडियम्स होते हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, नहीं समझे होंगे, ठीक है। इसलिए इनको इंग्लिश के इडियम्स बोला गया है। ये अलग ही होते हैं, जिसमें एक्सप्रेशंस भी इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए इनको आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग से पॉइंट नहीं बताते हैं आपको, बट इडियम्स के द्वारा कोई नई चीज़ को बताने का तरीका होता है, इसलिए इनको आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है, ठीक है। क्या बताया इसमें, हैवी रेनफॉल को इसने दर्शाया है इस ईडियम के द्वारा। देखिए ईडियम, ईडियम क्या होता है, फ्रेजेस दैट मीन मोर देन देयर वर्ड्स। फ्रेजेस क्या होते हैं, वाक्य, ऐसे वाक्य जो अपने अर्थ से ज़्यादा मीनिंग रखते हैं, अपने उसका जो अर्थ होता है उससे ज़्यादा उसका एक अलग ही अर्थ बताते हैं आपको, ठीक है। देन देयर वर्ड्स पुट टुगेदर, उसके जो सारे वर्ड्स हैं वो एक साथ मिलकर जो आपको मीनिंग बता रहे हैं उससे ज़्यादा उसका मतलब निकलता है, ठीक है। इडियम्स में क्या होता है, जो वर्ड्स हैं उसी से मतलब निकल जाएगा क्या, जिसकी लाठी उसका भैंस, ठीक है, तो लाठी भी हो गई, भैंस भी हो गई, अब दोनों ही चीज़ आपके पास नहीं है, बट उसका जो अर्थ निकलता है, उसका जो मीनिंग निकलता है वो बहुत ही डिफरेंट निकलता है, ठीक है। और इसको अगर डीप में समझाने जाओगे तो आप पूरी 2 या 3 लाइन इसको समझाने में आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो एक साथ तो होते हैं, बट उनका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत अलग तरीके से इसका मीनिंग होता है, ठीक है। इफ़ यू टेक देम वर्ड फॉर वर्ड, अगर आप इसको वर्ड टू वर्ड भी देखोगे, वर्ड टू वर्ड भी इसको समझने की कोशिश करोगे, तो भी आप इसको समझ नहीं पाओगे, और जब इसको आप एक साथ उठाकर देखोगे तभी आपको ये इडियम्स का मतलब हमेशा समझ में आएगा, ओके। दे माइट नॉट मेक सच सिक्वल, ठीक है। ये जो वर्ड्स होते हैं ये कभी भी एक साथ मिलकर कोई एक पर्टिकुलर सिक्वल नहीं बनाते हैं, ठीक है। पूरे एक सेंटेंस के अंदर इस ईडियम को डाला जाएगा तो वो एक पूरा सिक्वल या एक पूरा मीनिंग आपके सामने दर्शाएगा, ठीक है। जिसकी लाठी उसका भैंस है, इसको अगर आप पूरे एक अलग से बोला जाए, ठीक है, ये तो आपको हिंदी में जनरल है तो आप समझ जाते हो, ठीक है, बट इट्स टू हार्ड, जैसे आप लोग किसी चीज़ के लिए पढ़ते हो तो क्या होता है, इट्स टू हार्ड, अब पढ़ाई के लिए बताया आपने या काम करने के लिए बताया, ठीक है, इसके साथ आपको कोई एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा तभी वो सामने वाला आपकी इस बात को अच्छे से समझेगा। तो इंग्लिश के जो इडियम्स होते हैं उनका पर्टिकुलर वर्ड टू वर्ड कोई मीनिंग नहीं होता, उसको एक साथ उठाकर अगर पढ़ा जाए और एक सीक्वल उसकी बनाई जाए तभी आपको वो इडियम्स हमेशा समझ में आएंगे, ओके। दीज आर द इंग्लिश इडियम्स। देखो अनदर एग्जाम्पल, डू यू लाइक माई बैकपैक, क्या तुम्हें मेरा बैकपैक पसंद है, इट कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसकी कोस्ट है एन आर्म एंड अ लेग, एक हाथ और एक पाँव, क्या मतलब हुआ इसका बताइए, समझ में आया कुछ। डू यू लाइक माई बैकपैक, बैकपैक मीन्स क्या होता है, मेरे पीछे जो पैक है, बस्ता। बस्ता, है ना, बैकपैक मीन्स बैग, बस्ता, इट कोस्ट एन आर्म एंड अ लॉग, अ लेग सॉरी, इसकी कीमत क्या है, एक हाथ और एक पाँव, क्या मीनिंग हुआ इसका, क्या समझ में आया बताइए। मतलब इसने चीज और मेहनत करके है ना, ये बैग लिया है। जीत और मेहनत करके बैग खरीदा है ना, एक तो इसका ये मतलब निकल रहा है जनरल लैंग्वेज में, और बैग इतना भारी है कि उसके हाथ और पाँव दोनों दुख गए, दोनों में दर्द हो गया, है ना। और
और क्या मीनिंग समझ में आ रहा है बताइए। क्या ये महंगा है? जो इसकी तुलना एक हाथ और एक पाँव से की गई है, ये बताओ। नहीं मैम। नहीं ना। अगर इसकी कोस्ट है ये बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोस्ट का क्या मीनिंग हुआ? पैसे से हुआ या नहीं? मेहनत से, है ना। तो इस तरह से इडियम्स में जो वर्ड्स होते हैं, अगर आप वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग चेक करोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूरी फ्रेजेस को, पूरे सेंटेंसेस को एक साथ पढ़ा जाएगा विथ इडियम्स, तो ही उसका मीनिंग आपको हमेशा समझ में आता है। ओके। देखिए, एन आर्म एंड अ लेग का क्या मीनिंग है? इज इक्वल टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने इसको क्या किया, मेहनत से तोला। ठीक है, बट एक्चुअल में इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक हाथ और एक पाँव की क्या कीमत होती है इंसान के लिए? हाथ और पाँव से बढ़कर कुछ है क्या इंसान के लिए? नहीं है, है ना। एक हाथ और एक पाँव की जितनी मेहनत होती है, जितनी उसकी कीमत होती है, उतनी ही कीमत मैंने इस बैग को खरीदने में लगाई, है ना। ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, एन आर्म एंड अ लैग मतलब वो बैग, उसको बैकपैक इतना महंगा पड़ा। अगर तुम्हें पसंद, इसका हिंदी में मीनिंग क्या है, डू यू लाइक माई, तुम्हें मेरा बैकपैक पसंद आया या नहीं। इसकी जो पोस्ट है वो कितनी है, एक आर्म और एक लेग जितनी इसकी पोस्ट है। डू यू नो, वो अपने एक फ्रेंड को ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो अब इसमें जो आर्म एंड लेग की जो कीमत है वो क्या है, उसके हाथ पाँव की कीमत तो वो बताएगा नहीं। इट मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, उसने जो बैकपैक खरीदा है उसके लिए उसने बहुत बड़ा अमाउंट वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया है। ओके, इस तरह के इडियम्स होते हैं जो एक्सप्रेशंस भी बताते हैं, इसके अलावा मुहावरे भी वहाँ पर यूज़ होते हैं और आप उसका एक अलग ही मीनिंग आपके सामने आता है। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में अलग अलग आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं। ओके, समझ में आया ये सेंटेंस और नॉट क्लियर? यस मैम। नॉट क्लियर? यस मैम, यस मैम। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। देयर इज अ बिग टेस्ट टुमारो, कल हमारा एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होने वाला है। आई नीड टू हिट द बुक्स, मुझे ये चाहिए कि मैं बुक्स को हीट कर दूं। ठीक है, आई नीड टू हिट द बुक्स, मैं बुक्स को हीट करूंगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? रट्टा मारना। हम्म, रट्टा मारना। रट्टा मारना। और रट्टा मारोगे, एग्जाम है कल, टेस्ट है, तो आप लोग क्या करेंगे, जी तोड़ मेहनत करोगे, यस मैम। है ना। पूरी बुक को छान मारोगे, पूरी बुक को याद करने की कोशिश करोगे। अरे जितना कोर्स आने वाला है उसको मैं एक बार अच्छे से पढ़ लेता हूँ, उसके लिए आपको पूरी दिन बैठना पड़े, पूरी रात बैठना पड़े, आप जी तोड़ उसके लिए मेहनत करोगे। आई नीड टू हिट, इसका मतलब हिट मतलब क्या हुआ, बुक को मार थोड़ी रहा है वो, मारेगा क्या बुक को? नहीं। क्या बुक को उठा के पटक देगा? ऐसा भी नहीं करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई नीड टू हिट द बुक्स, मुझे बुक्स के साथ इतनी ज़बरदस्त फाइट करनी है कि मुझे सारा जो टेस्ट का सिलेबस है वो मुझे अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। क्या बता रहे, देखिए, स्टडी हार्ड बट नॉट टू हार्ड। अब इसमें क्या करना है आपको, बुक्स को उठाकर नहीं पटकना है, स्टडी हार्ड, हार्ड स्टडी आपको वहाँ पर करनी है, इतनी हार्ड स्टडी करनी है कि आपको जो भी सिलेबस है वो अच्छे से समझ में आ जाए, बट नॉट टू हार्ड। टू हार्ड मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि आप पढ़ पढ़ कर ये हालत आपकी हो जाए, है ना। हिट द बुक्स इज इक्वल टू टू स्टडी हार्ड। आपकी हिट द बुक्स इडियम का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, टू स्टडी हार्ड।
अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। ओके, नॉट टू हार्ड। ओके, ओनली टू स्टडी हार्ड। आया समझ में इस ईडीएम का मतलब? इस तरह से बहुत सारे ईडियम्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो यूज़ किए जाते हैं। जैसे हिंदी के मुहावरे अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं ना शुरू मैम से। मैम जैसे कि ना उस सेंटेंस में टुमारो दे रखा था तो मेरे को लगा कि रट्टा का होगा उसमें। अगर इसमें फ्यूटियस लिखा होता तो मैं समझ जाता कि ये चीत और मेहनत करनी है। नहीं, टुमारो से तो इसका कोई मतलब नहीं है। देर इज़ अ बिग टेस्ट टुमारो, कल मेरा एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ना। तो आई नीड टू हिट द बुक्स। तो उसे क्या चेक करना है, मुझे क्या करना चाहिए? बुक्स को हीट करना चाहिए, है ना। बुक्स को इतनी अच्छे से पढ़ना चाहिए कि सारा कोर्स जो है वो मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको हार्ड स्टडी करनी है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी नहीं करनी है। इसके लिए ये मीडियम यूज़ नहीं किया गया है। ओके। देखिए अनदर एग्जाम्पल। मिस मैरेंडिनो इज एब्सेंट टुडे बिकॉज शी इज अंडर द वेदर। अब यहाँ पर क्या इडियम यूज़ लिया है? मिस मैरेंडिनो क्या है? आज एब्सेंट है। एब्सेंट टुडे, आज वो एब्सेंट है क्योंकि शी इज़ अंडर द वेदर, क्योंकि आज वो मौसम के अंदर है। अब इसका क्या मतलब हुआ अंडर द वेदर का, बताइए। बीमार पड़ जाना। बीमार पड़ जाना, वेरी गुड। अब अंडर द वेदर मीन्स क्या है? वो बादलों के नीचे तो नहीं आ गई, या बारिश में भीग गई, या फिर सर्दी के नीचे आ गई, या फिर गर्मी के नीचे आ गई, ऐसा नहीं होता है ना। अंडर द वेदर मीन्स मौसम के इफेक्ट से वो बीमार हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर अंडर द वेदर ईडीएम का यूज किया गया है। ओके। अंडर द वेदर मीन्स इज इक्वल टू फीलिंग सिक। मिस मैरेंडिनो जो है वो क्या है? अंडर द वेदर मीन्स सिक हो चुकी है वो। ठीक है, उनको बुखार है या वो बीमार है, इसलिए वो आज एब्सेंट थी। ओके, इस तरह के कुछ इडियम्स होते हैं जो इंडियन इंग्लिश में या फिर जनरल इंग्लिश में हमेशा यूज़ किए जाते हैं। ये 5-6 आपके इडियम्स थे जो मैंने आपको जनरली एक्सप्लेन करने के लिए बताए हैं। ओके, इसी तरीके से कुछ एक दो इडियम्स आपको एग्ज़ाम में हो सकता है पूछे जाएं। ओके, जिसका मीनिंग आपको बताना होगा या एक्सप्लेन करना होगा। ओके, क्लियर? आया समझ में आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस? यस मैम। छोटा सा टॉपिक है ये भी। मैम इसके मोर एग्जांपल और सेंड कर देना प्लीज। ठीक है, और चाहिए तो मैं और सेंड कर दूंगी आप लोग को। ओके, समझ में तो आया ना। बस जनरली ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे इडियम्स होते हैं, ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिसका वर्ड टू वर्ड अगर आप देखोगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलता, बट इसको एक पूरे सीक्वेंस के हिसाब से अगर एक साथ उठाकर देखा जाए तो इसका मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आता है, और इसका एक अलग ही मीनिंग आपके सामने दिखता है। ठीक है, और इसके द्वारा क्या होता है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, आपकी बॉडी के जो एक्सप्रेशंस है, वो भी इसमें इंक्लूडेड हमेशा रहते हैं। इसलिए इनको आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस कहा गया है, मुहावरों के द्वारा अपने हाव भाव को दर्शाना। ठीक है, जैसे हिंदी में तो क्या होता है, खाली बोलते हैं अपन, एक्सप्रेशंस आते हैं क्या हिंदी के मुहावरों में? नहीं, बट इंग्लिश के जो इडियम्स होते हैं उनका बॉडी पोस्चर या बॉडी लैंग्वेज से भी रिलेशन हमेशा होता है। ठीक है, इसलिए इनको आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस नाम दिया गया है। ओके, क्लियर? दिस टॉपिक इज क्लियर? यस मैम। एनी कंफ्यूजन? ये 4-5 एग्जाम्पल हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार वो पढ़ लीजिए, आप लोग बता दीजिए मुझे। कल नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हम। सेंड करती हूँ मैं आप लोग के ग्रुप में। ठीक है, नोट्स एक बार देख लीजिएगा, पेपर पेन पे उतार रहे हैं या नहीं आप लोग? नोटबुक में उतारते हैं यस मैम। सभी लोग? नोट्स यस बनाइएगा मैम। प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ओके मैम। अदरवाइज एग्जाम्स में आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। ओके, नाउ क्लियर इडियोमेटिक? यस मैम। ओके।